हाय हाय, सर्वनाश हो गया रे। रानी माँ, आप थोड़ा शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। हाय हाय, सर्वनाश हो गया है। महाराज, रानी माँ ने 2 कन्याओं को जन्म दिया है, पर रानी माँ हम सब कुछ छोड़कर चली गई महाराज। सेनापति, अभी जाओ जल्लाद को लेकर इस काली अपशकुनी लड़की को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। वो मेरी संतान हो ही नहीं सकती। उसी ने मेरी रानी को मुझसे छीना है। वो एक अपशकुनी है। लेकिन महाराज, काली होने पर भी वो आपकी अपनी ही संतान है। कभी नहीं, वो मेरी संतान हो ही नहीं सकती। जरूर रानी ने कोई पाप किया था। उसी पाप के फल के रूप में वो रानी के गर्भ में आई थी। मेरे पुरखों के परिवार में ऐसा काला इंसान कोई नहीं है। उसे अभी जिंदा जमीन में गाड़ दो सेनापति। लेकिन महाराज, राज्य के सभी लोग पहले ही जान चुके हैं कि आप 2 कन्याओं के पिता बने हैं। अब अगर अचानक एक राजकुमारी गायब हो जाएगी तो सब आप पर शक करेंगे। इससे हमारे राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल आप मान जाइए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं करिए। रानी, जिस अपशकुनी लड़की की वजह से मैंने तुम्हें खोया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं मेरे शाम तेरे बिन। कोई नहीं मेरा, कोई नहीं घने शाम तेरे बिन। ओहो, सुबह सुबह ये फिर शुरू हो गया इस काली की गाना। रोज सुबह आईने में मुंह देखते वक्त इसकी बेसुरी आवाज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मेरे तन बदन में आग लग जाती है। दासियां भी क्या करती हैं। ए दासी, दासी, कहाँ मर गई सब? माफ करिए राजकुमारी, क्या हुआ? अपनी माफी अपने पास रख। क्या हुआ मतलब? तुझे मैंने कल बता दिया था ना कि सुबह सुबह उस काली की आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए। उसे बंद करवाने की जिम्मेदारी तेरी है। मैं रोज सुबह अपना चांद सा चेहरा शांति से आईने में देख भी नहीं सकती। मेरे मना करने के बाद भी ये आवाज मेरे कानों में आई। बताओ। राजकुमारी जी, मैंने तो बड़ी राजकुमारी को मना किया था। इसके बाद भी अगर वो नहीं सुनती तो मैं एक मामूली सी दासी और क्या ही कर सकती हूँ, बताइए ना। तू मेरे लिए अगर इतना भी नहीं कर सकती तो तू मेरी दासी बनने के लायक ही नहीं है। आज से तेरी काम बंद। आज के बाद महल में तेरा चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए। कितना समय हो गया, अभी तक रूपमाला मुझसे मिलने नहीं आई। रूपमाला का चांद सा चेहरा देखे बिना मैं राज्य का कार्य शुरू नहीं करता हूँ। क्या हुआ मेरी बेटी को, मैं देख कर आता हूँ। क्या रे मधु, तुझे मैंने कितनी बार कहा कि तू मेरे कमरे के सामने गला फाड़ फाड़ कर अपनी बेसुरी गाना नहीं गाएगी। मुझे परेशानी होती है। कहीं और भी तो जा सकती है, महल में इतनी सारी जगह है। फिर भी तुझे समझ नहीं आता है।
क्या हुआ छोटी? मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, थोड़ा सा सम्मान देकर तो बात कर सकती हो ना। और गुरुजी ने कहा है कि महल के दक्षिण छोर के सामने बैठकर गाने का अभ्यास करना अच्छा होता है, इसीलिए मैं यहीं बैठी हूँ। तू किधर से मेरी बड़ी बहन है? तू एक अपशगुनी है। तूने मेरी माँ को छीन लिया। तुझे अब ऐसे समझाने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे बाबा के पास तेरी शिकायत करनी होगी, तभी तुझे समझ में आएगा। सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब देख तू। तुम बात बात पर बाबा के पास मेरी शिकायत क्यों करती हो? बताओ, बाबा ने तुम्हें ज्यादा लाड प्यार करके बिगाड़ दिया है। तुम्हारी हरकतें बंदरों जैसी हो गई हैं अब। क्या क्या कहा तूने मुझे? तूने मुझे बंदर कहा? रुक जा, आज तेरी खैर नहीं। बेटी रूपमाला, कितना समय हो गया, तुम अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम जानती नहीं कि तुम्हारा चांद सा चेहरा देखे बिना मैं राजकार्य शुरू नहीं कर सकता। बताओ बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? अब मेरा चेहरा चांद सा नहीं रहा, अब तो मैं बंदर हो गई हूँ। तो फिर ये बंदर सा मुख लेकर आपके सामने कैसे आऊँ बाबा? बताओ तो जरा। ये क्या बेटी, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम बंदर हो गई हो मतलब? तुम्हें किसने क्या कहा? मुझे बताओ, मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। आप क्या सजा दोगे बाबा? तुम्हारी लाडली बड़ी राजकुमारी ने ही आज मुझे इतनी बड़ी बात कही है। रोज सुबह सुबह मेरे कक्ष के सामने गाना गाकर मुझे परेशान करती है, और जब मैं मना करने गई तो मुझे कहा कि मैं बंदर जैसी हूँ। रानी के जाने के बाद से मेरे जीवन में अगर कुछ मूल्यवान है तो वो तुम हो बेटी, और आज उसने तुम्हें इतनी बड़ी बात सुनाई। आज उसकी खैर नहीं होगी। तुम चलो मेरे साथ बेटी। कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं मेरे शाम। सुप्रभात बाबा, इतनी सुबह आप यहाँ? कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? तूने मेरा सवेरा ठीक रहने दिया है क्या? अपनी माँ को खाकर तो शांति नहीं मिली, अब तुम अपनी बहन के पीछे भी लग गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बेटी को बंदर कहा? बता तो जरा, क्या तूने अपना चेहरा आईने में देखा है? मेरी सुंदरी बेटी को जो तुम बंदर कह रही हो, तुम्हारा ये दुस्साहस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, याद रखना। बाबा, छोटी को तो मैंने उस तरह से बंदर नहीं कहा। मैं इस जगह पर गाना गाती हूँ, ये देखकर छोटी रोज मुझे बातें सुनाती है। गुरुदेव ने मुझे इसी जगह पर गाने का अभ्यास करने को कहा है। इसमें मेरा क्या दोष है बाबा? आप ही बताओ। मेरा इतना प्यारा चेहरा है, तूने मुझे बंदर जैसा कैसे बोला? तेरे बदसूरत चेहरे से इतना गाने का अभ्यास करके क्या होगा, बता तो। मधुमाला, एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद से इस जगह पर तुम और गाने का अभ्यास नहीं करोगी। मेरी प्यारी बेटी को परेशानी ना हो। तुम्हें मैंने ऐसा कुछ करते अगर कभी देखा तो तुम्हें इस महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। याद रखना क्या कहा मैंने। मेरी ये बात अपने खाली दिमाग में डाल लेना। अभी निकाल दो ना बाबा इसे, क्यों रखा है? सुबह सुबह इसका बदसूरत चेहरा देखकर पूरा दिन खराब हो जाता है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं और कभी इस जगह पर गाने का अभ्यास नहीं करूंगी। कृपया आप मुझे इस महल से मत निकालो, यहाँ मेरी माँ की यादें हैं। माँ, ओ माँ, बाबा और बहन सब मुझे अपशकुनी कहते हैं। सब कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें मारा है। क्या सच में मैं खूनी हूँ माँ? मंत्री जी, कुछ दिनों से एक योजना बना रहा हूँ। कल सुबह राज्य में छोटे स्तर पर भोजन का आयोजन करना है। राज्य के कुछ प्रजाओं के खाने की व्यवस्था भी करनी होगी।
तो आप सब व्यवस्था संभाल लेना। कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? जी महाराज, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह मंत्री महाराज के आदेश अनुसार खाना पकाने का इंतजाम करने लगते हैं, लेकिन अचानक मंत्री के सीने में तेज दर्द उठता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ठीक तभी मधुमाला वहाँ आती है और मंत्री को देखकर हैरान हो जाती है। अरे कौन? कहाँ हो दासियों? जल्दी इधर आओ, मंत्री जी बेहोश हो गए हैं। मंत्री जी, अब आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? हाँ राजकुमारी, अब थोड़ा बेहतर हूँ। अचानक क्यों बीमार पड़ गया कुछ समझ नहीं आया। मैं फिर से खाना पकाने की जिम्मेदारी संभालने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप अभी आराम कीजिए। आपका फिर से रसोई में जाना आपके लिए सही नहीं होगा। लेकिन राजकुमारी, अगर मैं रसोई में नहीं गया तो यह जिम्मेदारी कौन संभालेगा? महाराज बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगी। इसके बाद राजकुमारी मधुमाला रसोई की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। खाना पकाने के बाद राजकुमारी अपने हाथों से परोसकर सभी प्रजाओं को खाना खिलाती है। बाबा रे बाबा, कितनी सुंदर हूँ मैं। अपनी सुंदरता देखकर अपने ही प्रेम में पड़ जाती हूँ। कितना अच्छा होता अगर मैं बाबा की इकलौती संतान होती। तभी रूपमाला के पास वो दासी आती है। राजकुमारी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तू यहाँ क्यों आई है? तुझे मैंने काम से निकाल दिया था ना, फिर भी क्यों आई यहाँ तू? जल्दी बोल, क्या कहने आई है? राजकुमारी रूपमाला, मैं अब आपको एक ऐसी खुशखबरी दूंगी जिसे सुनकर आप मुझसे खुश हो जाएंगे। महाराज ने मंत्री जी को रसोई की जिम्मेदारी दी थी। मंत्री जी के बीमार हो जाने पर सारी जिम्मेदारी अब बड़ी राजकुमारी ने अच्छे से संभाल ली है। ये बात अगर महाराज के कानों तक गई तो आपने सोचा है राजा उन्हें कितना अच्छा समझेंगे। समय रहते पासा अपनी तरफ पलट लीजिए। अरे वाह, इतने सालों में पहली बार तूने कोई अच्छा काम किया। तुझे देखकर लग रहा है तू अब सच में मेरी दासी रहने लायक हो गई है। मैं बहुत खुश हुई। आज से तेरा वेतन दोगुना किया गया। अरे छोटी राजकुमारी, आप अचानक यहाँ? आपको कुछ चाहिए होता तो मुझे बुलवा लेती, मैं चला आता। आपको तो बाबा ने रसोई की जिम्मेदारी दी थी, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ तो जरा मुझे। जी राजकुमारी, अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाने पर बड़ी राजकुमारी ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। बीमारी का बहाना बनाकर घर में आराम कर रहे हो और जिम्मेदारी भी उसके ऊपर सौंपी है जिसे पूरा राज्य अब से गुनी मानता है। यह बात अगर बाबा के कानों तक गई तो समझ रहे हो क्या होगा। अगर तुम चाहते हो कि यह बात मैं बाबा से न कहूँ तो भलाई इसी में है कि आप बाबा के पास जाकर कहोगे कि सारी जिम्मेदारी मैंने संभाली है, खाना भी मैंने ही पकाया है। जी ठीक है राजकुमारी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूँगा। कृपया मेरी शिकायत महाराज से मत कीजिएगा, दया कीजिए राजकुमारी। ये हुई ना बात। बहुत आसानी से इस बेवकूफ मंत्री के मन की बात मैं समझ गई। कितना शातिर दिमाग है मेरा। क्यों मंत्री जी,
मैंने आपको जो जिम्मेदारी दी थी वो आपने सही से निभाई है ना? हाँ महाराज, मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। इसके बाद छोटी राजकुमारी ने रसोई की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। यहाँ तक कि खाना भी उन्होंने ही पकाया। बहुत स्वादिष्ट था। मैं तो बहुत हैरान हो गया छोटी राजकुमारी की प्रतिभा देखकर। मंत्री जी, आपने तो मुझे बहुत ही बढ़िया खुशखबरी दी है। मेरी छोटी राजकुमारी खाना पकाना भी सीख गई है। उसने रसोई की जिम्मेदारी नहीं, इस राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। वाह वाह वाह, उत्तम। जाओ जाओ, अभी मेरी राजकुमारी को बुलाओ। उसके हाथ का खाना खाने के लिए मैं भी उत्सुक हो रहा हूँ। और हाँ, बड़ी राजकुमारी को भी बुलाना, उसे भी ये देखना चाहिए। जी महाराज, मैं अभी बुलाता हूँ। इसके बाद महामंत्री मधुमाला के कक्ष की ओर जाने लगते हैं। वहाँ जाकर सारी घटना मधुमाला को बताते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। मुझे आप क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, मैं मजबूर था। अरे मंत्री जी, आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आप तो मेरे पिता के समान हैं और आपने अपना पद बचाने के लिए ये सब किया। आपके अलावा कोई भी होता तो यही करता। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। सच में मैं किसी के सामने ये बात नहीं करूंगी। ये हमेशा गुप्त ही रहेगा। राजकुमारी मधुमाला, आप बहुत ही अच्छे मन के इंसान हैं। एक दिन इस राज्य के सभी लोग समझेंगे कि आपकी कितनी कीमत है। मेरी प्यारी बेटी, तुम देखने में जितनी सुंदर हो, तुम्हारे हाथ का खाना भी उतना ही सुंदर है। खुशबू से मन भर जा रहा है बेटी। तू इतनी बड़ी हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो बेटी बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? बाबा, दुनिया में मैं सबसे ज्यादा आपसे ही प्यार करती हूँ। बाबा, दुनिया में जितनी मीठी मधुर चीजें हैं, उससे ज्यादा आपके प्रति मेरा प्यार मीठा है। तू बाबा को कितना प्यार करती है? हालांकि तेरे प्यार से बाबा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बता तो। मैं भी बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, ठीक नमक की तरह। नमक जितना जरूरी है, बाबा के प्रति मेरा प्यार भी ठीक वैसा ही है। ऐसी बात सुनकर महाराज हैरान हो जाते हैं। क्यों रे मनहूस, अभी तूने क्या कहा? तूने मेरा इतना बड़ा अपमान किया। मुझे तू नमक की तरह प्यार करती है। नमक जैसी एक कड़वी चीज के साथ तूने मेरी तुलना की। तू एक अपशकुनी है, वो तो मैं जानता था, लेकिन तू अपशकुनी के साथ चुड़ैल भी होगी, वो आज पता चला। तेरा इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी के अभी इस महल से निकल जा, वरना तुझे मृत्यु दंड दूंगा। नहीं बाबा, आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? सच में मैं आपको नमक की ही तरह प्यार करती हूँ। बाबा, मैंने तो कुछ गलत शब्द नहीं बोला। तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरे बाबा का इतना बड़ा अपमान किया। अब से तेरा इस महल में कोई जगह नहीं है। जल्दी से चली जा हमारी आंखों के सामने से, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगी। अब मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। तुझे बचपन में ही मिट्टी में दफना देना चाहिए था। तुझे इस महल में रख कर वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो अभी इसी वक्त इस महल से निकल जा। तुझे जीवित छोड़ रहा हूँ, यही बहुत है। बाबा, आप गलत समझकर मेरी जान देने की धमकी दे रहे हैं। बाबा, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, पर आशा करती हूँ एक दिन ईश्वर आपको आपकी गलतियाँ समझाएंगे। बाबा, मैं जा रही हूँ। छोटी, तुम बाबा का ख्याल रखना। मेरे बाबा का ख्याल मैं अच्छे से रखना जानती हूँ, समझी? अब जल्दी से दूर हो जा यहाँ से। इसके बाद राजकुमारी मधुमाला
महल छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते राजकुमारी एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बचपन में मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और आज बाबा ने मुझे महल से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? तभी एक भिखारिन बुढ़िया वहाँ आती है और मधुमाला से कहती है, ओ लड़की, तुम कौन हो? इस तालाब किनारे बैठकर रो क्यों रही हो? बूढ़ी माँ, मैं संपत नगर राज्य की एक अभागिन राजकुमारी हूँ। राजघराने में जन्म लेकर भी जिसका नसीब बहुत ही खराब है, बदकिस्मती से आज यहाँ हूँ। ओहो बेटी, लड़कियों का भाग्य बड़ा ही अजीब होता है। देखना, तू राजघराने में जन्म लेकर भी शांति नहीं पाई। चल, तू मेरे साथ मेरे घर चल। इसके बाद बूढ़ी माँ राजकुमारी मधुमाला को लेकर अपने घर चली जाती है। दादी, ओ दादी, आज तुम्हारी भीख मांगना इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? आज भीख मांगने जाते समय इस लाचार लड़की को देखा बेटा। ये संपत नगर राज्य की राजकुमारी मधुमाला है। बेचारी को इसके ही पिता ने महल से निकाल दिया है। लेकिन दादी, हम दोनों ही तो बहुत मुश्किल से दिन गुजारा करते हैं। इनको हम कैसे संभालेंगे बताओ? हम तो बहुत गरीब हैं। 2 वक्त की जगह 3 वक्त भीख मांगेंगे, लेकिन उसे जरूर खिलाएंगे। लाचार को सहारा देने से ईश्वर की दया होती है। दादी, ये आपकी कौन है? ये हमारा इकलौता नाती है। बचपन में ही बेचारे के माँ बाप मर गए थे। ये भी तुम्हारी तरह ही बदनसीब है। इसके बाद से मधुमाला उस बूढ़ी औरत के घर में मिलजुल कर रहने लगती है। अरे अरे रुको, तुम बिमला भिखारन के घर की वही लड़की हो ना जो नहीं आई हो? हाँ दीदी, मैं वही लड़की हूँ। तुम विमला भिखारन इतनी चालाक है, मानना पड़ेगा। अपने नाती के लिए कहाँ से एक रखेल का जुगाड़ करके ले आई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी लड़की को तो रखेल के रूप में ही लाएगी, अपने नाती की तो बहू बनाएगी नहीं। देखने में क्या भद्दी और काली है। अरे दादी माँ, तुम इस समय आंगन में उदास होकर बैठी हो, क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या समस्या है? बताओ मुझे, कोई समस्या है क्या? देखो ना बेटा, मधु 2 घंटे पहले पानी भरने गई थी और अभी तक नहीं आई। उसको कोई खतरा तो नहीं हुआ ना? ये क्या कह रही हो? 2 घंटे पहले गई है? इतनी देर क्यों हो गई? अभी मैं जाकर देखता हूँ। इसके बाद रमेश मधुमाला को खोजने निकल जाता है। तभी रमेश देखता है कि मधुमाला तालाब किनारे बैठी रो रही है। अरे मधुमाला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे लेकर आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। आप कृपया करके घर लौट जाइए। मैं नहीं चाहती कि मुझ जैसी अपशकुनी लड़की का दाग आप लोगों पर लगे। चले जाइए यहाँ से। मधुमाला, ऐसा मत कहो। कृपया करके बताओ, तुम्हें क्या हुआ है, बोलो। इसके बाद मधुमाला सारी घटना रमेश को बताने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। घर चलो तुम। क्यों बेटी मधु, तुम कहाँ चली गई थी? शाम होने को आई, इतनी देर क्यों हुई तुमको? कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। इसके बाद रमेश अपनी दादी से सारी बातें बताने लगता है।
ये बहुत स्वाभाविक है। हर घर में जवान नाती और जवान नातिन रहे तो मोहल्ले वाले काना फूसी करेंगे ही। रमेश, हम चाहे तो मधु को इस बदनामी से मुक्त कर सकते हैं, समझे? क्या सच में दादी? लेकिन ये कैसे होगा दादी? अगर तुम दोनों को कोई आपत्ति ना हो तो तुम दोनों की शादी मैं आज रात ही करवा देना चाहती हूँ। ये बात सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते, लेकिन पड़ोसियों को चुप कराने के लिए आखिरकार उसी रात रमेश के साथ मधु की शादी हो जाती है। मधुमाला, आज से तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन भविष्य में कभी महाराज अगर तुम्हें वापस लेने आए, तब क्या तुम इस गरीब पति और इस गरीब परिवार को स्वीकार करोगी मधुमाला? आप ये सब क्या कह रहे हो? आप मेरे पति हो। मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और वैसे भी मुझे इस मुश्किल समय में आप लोगों ने सहारा दिया है। आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद महाराज अपनी लाडली राजकुमारी रूपमाला की शादी रूपनगर राज्य के राजकुमार के साथ कर देते हैं। कुछ दिन बाद अचानक महाराज बहुत बीमार हो जाते हैं। तुरंत सेनापति राज बैद को बुलाते हैं। बैद जी महाराज को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सेनापति, महाराज को यह जो चेचक की बीमारी हुई है, यह कोई मामूली बीमारी नहीं है। यह बहुत ही भयंकर है, जो कि लोगों के अभिशाप की वजह से होता है। यह बीमारी लोगों की जान ले सकती है और यह बीमारी बहुत ज्यादा छूत का है। आप सब सावधान रहिएगा। इस रोग से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। चारों ओर महाराज के छूत की बीमारी वाली बात फैल जाती है। इससे राज्य के सभी लोग डर के मारे महाराज को छोड़ के भागने लगते हैं। दूसरी ओर महाराज की अच्छे से देखभाल नहीं होने पर महाराज के शरीर की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? कितने दिन हो गए कोई दासी मेरे पास नहीं आ रही और ना ही कोई सेवक मुझे दवा देने आ रहा। लगता है डर के मारे सब भाग गए हैं। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपनी प्यारी बेटी रूपमाला के पास जाता हूँ। वो मेरा अच्छे से देखभाल करेगी। बाबा, आप अचानक हमारे राज्य में बिना बताए चले आए और आपकी ये क्या हालत है बाबा? बेटी, मेरे शरीर की हालत बहुत खराब है। चेचक की बीमारी मेरे सारे शरीर में फैल गया है। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन तक और नहीं बचूंगा। इसीलिए जितना समय बचा है तुम्हारा चांद सा चेहरा देखकर बिताना चाहता हूँ बेटी। इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। अरे महाराज, आपको तो छूत की बीमारी हुआ है। यह तो बहुत भयानक छूत का रोग है। यह तो लोगों की जान लेने वाला रोग है। हाँ बेटी, इसीलिए तो राज्य के सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। तुम लोगों को देखकर मुझे शांति मिलती है। मैं यह आखिरी समय तुम लोगों के साथ ही बिताना चाहता हूँ। ये सब आप क्या कह रहे हो बाबा? आपका दिमाग तो ठीक है या आपकी उम्र हो जाने से आप पागल हो गए हो? इतना भयानक छूत का रोग लेकर आपको मेरे राज्य में आने की हिम्मत कैसे हुई बाबा? यह रोग अगर मुझे या मेरे पति को हो गया तब क्या होगा? आप अभी चले जाओ बाबा। स्वस्थ होने से पहले आप हमारे राज्य में नहीं आना। सेनापति, राजकुमारी मधुमाला को जब राज्य से निकाला था तो वह किस दिशा में गई थी? तुमने देखा था क्या? अगर देखा हो तो मुझे बताओ।
आखिरी बार राजकुमारी को उत्तर के गांव की ओर जाते देखा था महाराज। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता है महाराज। ठीक है, कल सुबह ही मैं राजकुमारी को खोजने उत्तर के गांव के लिए रवाना होऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हीरा पहचान करने में गलती कर दी। लेकिन महाराज, आप ऐसी हालत में कैसे जाएंगे? अब जिंदगी ही कितने दिन की बची है। इस महल में रहकर मरने से अच्छा है मैं अपनी मधुमाला को देख कर मर सकूं, तो वही मेरे लिए शांति है। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम राज्य का ख्याल रखना सेनापति। इसके बाद महाराज मधुमाला को खोजने निकल जाते हैं। बहुत देर चलने के बाद महाराज थककर तालाब किनारे बैठते हैं। बहुत लंबा रास्ता चला हूँ। मेरा शरीर अब और चलने की शक्ति नहीं रहा। मधुमाला बेटी, तू कहाँ है? क्या मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। ये कहकर महाराज फिर से चलने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक महाराज एक लकड़हारे को देखते हैं। सुनो भाई, कृपया करके क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो क्या? हाँ हाँ, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप बहुत बीमार हैं। आप अपना परिचय बताइए। मैं दक्षिण राज्य का महाराज हूँ। मेरी राजकुमारी मधुमाला कुछ महीने पहले इसी गांव में आई थी। क्या मेरी राजकुमारी को तुमने कहीं देखा है? अगर देखा हो तो कृपया करके मुझे बताओ। वो देखने में सांवली है, पर उसका मन बहुत अच्छा है। वो कहाँ है? अगर आप जानते हो तो मुझे बताओ। हाँ, तो ये मधुमाला के पिता हैं। नहीं नहीं, अभी इनको मधुमाला के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। नहीं, मैंने ऐसी किसी राजकुमारी को इस गांव में नहीं देखा। पर आप अभी बीमार हैं, इसलिए मेरे साथ मेरे घर चलकर आराम कर सकते हैं। इसके बाद हम साथ में राजकुमारी को खोज सकते हैं। ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छी सलाह दी है, तो चलो तुम्हारे घर। इसके बाद रमेश महाराज को अपने साथ घर ले जाता है। महाराज, इस गरीब के घर की मेहमान नवाजी कृपया करके स्वीकार कीजिए। यहाँ कुछ देर आराम कीजिए। थोड़ी देर में आपके खाने का बंदोबस्त करते हैं। बेटा, तुम इतने परेशान मत हो। मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी राजकुमारी चाहिए। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। दोपहर तक राजकुमारी को खोजने निकल जाऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ महाराज, आप इतना बेचैन मत होइए। मैं कह रही हूँ, आपकी राजकुमारी आपको मिल जाएगी। अगर नसीब में होगी तो जरूर मिलेगी। कोने से राजकुमारी मधुमाला अपने पिता को इतने दिनों बाद देखकर बहुत भावुक हो जाती है। इसके बाद राजकुमारी अपने पिता के लिए खाना पकाने का इंतजाम करने लगती है। महाराज, लीजिए, खाना खा लीजिए। गरीब के घर में जो थोड़ा बहुत था उसी से आपके खाने का इंतजाम किया। कुछ भूल हो तो हमें क्षमा करिएगा। अरे, इन सब खाने पीने की क्या जरूरत थी? मुझे खाना पीना नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी राजकुमारी चाहिए। आपका मन रखने के लिए मैं थोड़ा सा खा रहा हूँ। इसके बाद महाराज वो खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर खाने के बाद सारा खाना मुंह से फेंक देते हैं। महाराज, कैसा लगा मेरे हाथों से बनाया हुआ खाना?
मजाक चल रहा है क्या? मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सारे खाने में नमक के बदले चीनी भर रखी है। क्यों महाराज, एक समय तो आपको नमक जैसा प्यार करती हूँ कहने पर मधुमाला को राज्य से निकाल दिया था, और आज खाने में नमक की कमी से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं महाराज? क्या दोष था मधुमाला का? बताइए महाराज, जवाब दीजिए। लड़की, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कौन हो तुम? बोलो। इसके बाद महाराज मधुमाला का घूंघट उठा देते हैं। मधुमाला को देखकर महाराज को आश्चर्य हो जाता है और उनको जोर का झटका लगता है। बेटी, मेरी मधुबाला, आखिरकार मैंने तुम्हें वापस पा ही लिया बेटी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं तुम्हें वापस पाऊंगा। बेटी, मैं अपनी सारी भूल को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। जब सब ने मुझे ठुकरा दिया तब जाकर मैं तुम्हारी अहमियत समझ पाया। मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी बेटी। मेरे पास अब समय नहीं है। ये छूत की बीमारी मेरी जान ले लेगा। बाबा, ऐसे मत कहो। आपकी बेटी के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा बाबा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको मैं खो नहीं सकती बाबा। दादी माँ, ओ दादी माँ, बाबा की हालत तो और खराब होते जा रही है। बाबा आंखें नहीं खोल रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। इतने दिनों बाद बाबा को पाकर क्या मैं फिर से उन्हें खो दूंगी? दादी माँ, दादी माँ, कुछ तो बोलो। बाबा के लिए बहुत कष्ट हो रहा है। अरे, ये कोई साधारण बीमारी नहीं हुआ है तुम्हारे बाबा को। ये चेचक की बीमारी है। इस बीमारी से शरीर पूरी तरह कमजोर हो जाता है। ये बीमारी जिनको होती है एक तरह का अभिशाप है। ये आसानी से दूर नहीं होता। इस दुनिया में भगवान ने सभी समस्याओं का समाधान बना रखा है। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा दादी। हाँ, जरूर है, पर उस समस्या का समाधान बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस गांव के उत्तर वाली जंगल में एक अघोरी साधु के पास उस समस्या का समाधान मिल जाएगा, लेकिन बहुत वर्षों से इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाया है। जो करने गया वो वापस ही नहीं आया। मेरे बाबा की जान बचाने के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी दूंगी। फिर भी मैं अपने बाबा के लिए आखिरी कोशिश करके देखना चाहती हूँ दादी। मैं कल सुबह ही जाऊंगी। दादी माँ, मधुमाला की जगह कल सुबह अगर इस समस्या का समाधान मैं खोजने निकलूं, तो क्या इसका समाधान मिलेगा? नहीं बेटा, इन समस्या का समाधान एकमात्र राजवंश के लोग ही कर सकते हैं। इस वीडियो का अगला भाग बहुत ही जल्दी आएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।